नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं कुछ राजनीतिक विषय पर भी बात करेंगे और एक ऐसी गंभीर समस्या पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जो कस्बा क्षेत्र में वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं अंडरपास की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसको लेकर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं और एक ऐसे विषय पर भी बात करने वाले हैं कि संभाग की प्रमुख संस्था पर आखिर किसने लगाए हैं आरोप। दोस्तों, उसके ऊपर भी हम आज विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको विस्तार से कुछ खबरें बता देता हूँ। एक किसानों से जुड़ी हुई खबर मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वो खबर जुड़ी है एक ऐसी घास से जो कि पशुओं को देने से पशुओं को बहुत हर तरह का फ़ायदा होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ताइवान जॉइंट किंग ग्रास से, जिसकी एक कवरेज भी दोस्तों हमने की थी। किसानों के लिए ये लाभदायक है। और दोस्तों, इसको लेकर अगर बात करें सरकारों की, तो अशोक गहलोत सरकार भी इस घास का जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की सिफारिश भी करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, इस घास में ऐसा क्या है, एक बार अगर पशुओं के लिए किसानों ने ये घास अगर लगा ली, इसका बीज लाकर लगा लिया, तो 10 वर्षों तक दोबारा बीज लगाने का झंझट खत्म है। लगभग 10 वर्षों तक ये फसलें बराबर देती रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों, बात करें इसकी कई खासियत, किसी भी मौसम में, किसी भी प्रकार के पानी में, किसी भी प्रकार की ज़मीन हो दोस्तों, इसको उगाया जा सकता है। और ये एक बीज में दोस्तों 15 से 20, 30, 25 पोरियाँ इसकी स्टिक के रूप में निकलती है और मात्र 60 दिनों में ये पूरी 8 फीट हाइट से कहीं अधिक दोस्तों ये बच जाती है। और इसका जो एक प्रकार से एक पोरी आप लगाते हैं तो वो जो झुंड होता है दोस्तों पोरियाँ निकलने का, 25 से 30, 40 या 50 तक पोरियाँ उसमें निकलती है, उसका वज़न 25 किलो से कहीं अधिक होता है। तो अगर हम बात करें 25 किलो वज़न की, तो पशुओं को हम डालें तो दोस्तों एक पशु को करीब दोनों ही समय के लिए पर्याप्त होता है। और कहीं ना कहीं अगर छोटा पशु है तो 2 पशुओं के लिए भी ये पर्याप्त हो सकता है। और मात्र अगर इसकी कुत्तर, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं दोस्तों, काट कर इसको अगर बेचने की बात हो तो मात्र 3 रुपये, 4 रुपये माफ़ कीजिएगा, किलो के भाव से ये मिलती है। और इसकी अगर बीज इसका लेना चाहे तो 3 रुपये किलो में मिलता है। और दोस्तों, ये जो लगाया हुआ है वो डूडी कृषि फार्म में बादरा में दोस्तों ये काफ़ी लंबे समय से इसको लगाया जा रहा है और इसके बीज यहाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, मैं इसका एक बार ठीक से आपको एड्रेस भी बता देता हूँ, क्योंकि किसान भाइयों के लिए ये विशेषकर खबर है। तो मैं किसान भाइयों के लिए इस खबर को विशेषकर हम लेकर भी आए हैं। दोस्तों, बादरा में जो सरसा नोहर बाईपास है उस पर बना अजय प्लेस होटल जो है, जो डूंगरवास की तरफ, अजय होटल प्लेस के पास में एक गली निकलती है डूंगरवास गांव की तरफ। दोस्तों, कॉलोनी के बीच से होते हुए ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता, मात्र अजय होटल से मेन रोड से 1 किलोमीटर की दूरी बामुश्किल है। और वहाँ एक मोड़ पर स्थित है ये डूडी फार्म हाउस। वहाँ इसका बीज आपको मिल सकता है इस रेट में, जो रेट में हम आपको बता रहे हैं, मात्र 3 रुपये में। और एक बार लगा लिया तो 10 साल के लिए झंझट ख़त्म। हर मौसम में और हर प्रकार के खारे या मीठे पानी में ये दोस्तों पैदावार जो है इसकी हो सकती है। इसके लिए मात्र और मात्र दोस्तों इसका वीकनेस पॉइंट जो है वो दिसंबर और जनवरी महीने का है। तो ये काफ़ी पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त भी है। अब मैं प्रोटीन के बारे में दोस्तों इसके बताऊं आपको, तो इसकी जो प्रोटीन है वो दोस्तों इस ताइवान जॉइंट किंग ग्रास जो है इसके अंदर 22 से 28% तक प्रोटीन बताया जा रहा है। और ये पूर्ण रूप से जैविक खाद है दोस्तों, पूर्ण रूप से जैविक खाद ये है। और इसमें लगभग 25 से 30% तो शुगर भी पाया जाता है। दोस्तों, गन्ने की पोरी जो होती है उसकी तरह ये मीठी भी होती है और हर मौसम में इसको लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के
इसको लेकर हमारे पास एक वीडियोस भी है इसका, जो कि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है और फेसबुक चैनल पर भी आप देख सकते हैं। और उसमें इस किसान का जो कि मदन लाल यादव है दोस्तों, जो इसके संचालक है, उनका नंबर वहाँ उपलब्ध है। और एक बार मैं उनका नंबर फिर से आपको यहाँ भी बता देता हूँ, 9079069964 ये नंबर है दोस्तों। यहाँ किसान जो है संपर्क करके इस ग्रास के बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो सबसे पहले छात्र संघ चुनाव पर ही आते हैं दोस्तों। महाराजा अग्रसेन में ज़बरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है और सभी छात्र संघ अब अपनी कमर कसे हुए हैं। और दोस्तों अगर अग्रिम की बात करें तो एसएफआई ने अभी प्रारंभिक बढ़त बनाई हुई है, लेकिन देखते हैं बजरंग सहारण यहाँ दोस्तों विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या फिर एबीवीपी यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाती है एसएफआई के विरुद्ध। तो मनदीप गोदारा महाराजा अग्रसेन कॉलेज में जो है अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए एसएफआई की तरफ से है, जबकि निर्दलीय साहिल जनान भी है और निर्दलीय बजरंग सहारण की टीम से जेपी बिजारनिया है दोस्तों। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल में एबीवीपी के उम्मीदवार विजय ठोलिया है, एसएफआई के रामकिशन बेनीवाल है। विवेकानंद पीजी कॉलेज की बात करें तो अभी अनिल बेनीवाल एसएफआई के ही सामने आया है नाम। और राजकीय महाविद्यालय की बात करें तो एसएफआई की छात्रा विकेश गोदारा का भी नाम सामने आया है दोस्तों। और हमारी नज़रें बनी हुई है दोस्तों छात्र संघ चुनावों पर, विशेष कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आज हमने विशेष कवरेज दोस्तों एक डाली साक्षात्कार के रूप में, और वो साक्षात्कार था भादरा के वरिष्ठतम अधिवक्ता छबीला राम जी मूड का। उन्होंने दोस्तों एक जनहित याचिका लगाई थी भादरा में ही न्यायालय में। तो दोस्तों वो जनहित याचिका क्या थी उसको लेकर ही हम आज उनका साक्षात्कार करने पहुंचे थे, क्योंकि ये जनहित याचिका थी दोस्तों स्थानीय सीवरेज को लेकर, उनमें हो रही धांधलियों को लेकर, उनमें करोड़ों रुपया जनता का जो बर्बाद हो रहा है उसको लेकर, और कस्बा वासियों को 40 के 40 वार्डों में जो परेशानियां हो रही है उसको लेकर हमने बात की। और बहुत रोचक ये साक्षात्कार है दोस्तों, बारीकी के साथ इसमें सीवरेज से जुड़ा हुआ एक एक सवाल है। आप ज़रूर इसको यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं हमारे, और फेसबुक चैनल पर भी साथ संदेश भारत के आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के 30 दिनों का समय मांगा है दोस्तों। यहाँ जज महोदय ने एसडीएम महोदय को बुला लिया था और उनको इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए एफिडेविट उनसे मांगा कि आप तो हमें एफिडेविट लिख कर दे दीजिए, कब तक आप ठीक करेंगे इस व्यवस्था को। तो उन्होंने 30 दिन का एक प्रकार से समय लिया और 30 दिन में ये सारी समस्या जो है उसका समाधान करने की बात कही। देखने वाली बात है दोस्तों, क्या ये 30 दिन में कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो फिर जज महोदय क्या इस पे एक्शन लेते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने एक ज्ञापन दिया था और 24 जुलाई तक का समय लिया था दोस्तों, और अभी तक ये समस्या, जुलाई कहाँ अगस्त आ गए अब तो, और आज 5 अगस्त भी हो गए, तो लगभग 10-12 दिन 15 दिन ज़्यादा होने को है, अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कस्बे में विभिन्न गलियां ब्लॉक है, मेन बाज़ार की सड़कें ब्लॉक हैं, सीवरेज के चैम्बर धसे हुए हैं, कनेक्टिविटी दोस्तों जलदाय विभाग के पाइपलाइनों में है, और कहीं ना कहीं गंदा पानी पीने को लोग मजबूर है। और इन्हीं विषयों को लेकर आज हमने साक्षात्कार किया और वकील महोदय के दोस्तों विचार भी जाने और उनकी मंशा भी जानी कि किस मंशा के साथ उन्होंने ये जनहित याचिका जो है वो डाली थी। तो कुल मिला के दोस्तों ये आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। इसके अलावा चंद्रयान 3 आज दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है, और अब से कुछ ही दिन बाद अर्थात 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रमा की धरती पर की जाएगी, और उसके बाद में दक्षिणी ध्रुव में दोस्तों इसको उतारा जा रहा है। पहली बार विश्व में कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की तरफ कोई अपना अंतरिक्ष यान जो है वो लैंड नहीं करवा पाया है। तो पानी की संभावना है या नहीं है चंद्रमा पर, ये सारी चीज़ें इसमें खोज का विषय है। तो हमें इंतजार रहेगा 23 अगस्त का। अब तक सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की कक्षा तक जो पृथ्वी की कक्षा है उससे निकलकर पहुंच चुका है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की कल एक बहुत बड़ी
बैठक भी हुई है, कार्यक्रम आयोजित किया गया था हनुमानगढ़ में, और अवसर था देवेंद्र पारिक जो अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम का। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दोस्तों प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे, और चर्चा का विषय जो थे वो थे बालक नाथ, जो कि सांसद है अलवर से, नाथ संप्रदाय के ये दोस्तों 8वें प्रमुख संत भी है, इसलिए भी चर्चा का विषय इनको माना जाता है। और बाबा मस्तनाथ जो विश्वविद्यालय है उसके चांसलर भी है दोस्तों बालकनाथ, और उनकी रहने कर चर्चा कई बार आती है कि उनको सीएम प्रोजेक्ट किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये हम तो इसकी पुष्टि नहीं करते, ऐसी चर्चा ज़रूर सुनी है, लेकिन दोस्तों इनका नाम कहीं भाजपा की आला लिस्ट में या विचार में हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जब हनुमानगढ़ में ये एक कार्यक्रम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बादरा के तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, और अपनी टिकट की टेंशन मानिए या फिर अपने संपर्कों को उच्च आयाम कायम करने की एक सीढ़ी मानिए दोस्तों, उसके तहत सारे के सारे नेता यहाँ पहुँचे हुए थे, चाहे वो संजीव बेनीवाल हो, जयदीप टूडी हो, एसपी सिंह हो, जिनकी 7 अगस्त को अनाज मंडी में एक बड़ी स्वागत सभा है। उसमें देखते हैं दोस्तों कौन प्रदेश का अध्यक्ष नेता आता है और कितनी बड़ी वो सभा होती है, और एसपी सिंह का चुनावी अभियान क्या कहता है, वो टिकट की दौड़ में उनका भविष्य क्या है। आगे हम इसको लेकर समीक्षा ज़रूर करेंगे। तो एसपी सिंह के साथ हेमंत पचार भी है, जो लगातार अपना ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान भी चलाए हुए हैं, रवि बंसल भी हैं, और अशोक सैनी भी दोस्तों यहाँ थे। जयपुर से वो सीधे वो हनुमानगढ़ पहुँचे थे। बादरा के ये 6 नेता यहाँ मौजूद थे दोस्तों, लेकिन टिकट की दौड़ में अगर माना जाए तो ये 5 नेता प्रमुख रूप से है, और उन 5 नेताओं में 3 बड़े दावेदार हैं, और हेमंत पचार भी युवा है, और अगर युवा प्राथमिकता रही तो हेमंत पचार कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम भी सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों कल सभी अपनी अपनी कवायद वहाँ बैठा रहे थे, और अंत तक हेमंत पचार अंत तक भी रुके रहे। तो कुल मिला के दोस्तों अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हैं कि टिकट कैसे और किस प्रकार मिल सकती है, और हर नेताओं के साथ अपने संपर्क जो है वो कैसे हो। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो आज 5 अगस्त भादरा में शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन प्रारंभ हुआ है, और ये भादरा में नहीं हुआ दोस्तों, पूरे राजस्थान में 252 के 52 ग्राम पंचायतों में और 538 नगर निकायों में भी शुरू हुआ है, और इसमें 58,51,000 खिलाड़ियों का पंजीयन दोस्तों हो चुका है। इतने खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। पंजीयन के लिए अपनी स्वीकृति वो जारी कर चुके हैं, और 24,46,000 उसमें महिलाएं भी हैं, अर्थात छात्र खिलाड़ी भी है, छात्राएं खिलाड़ी भी हैं। तो राजस्थान दोस्तों 50 जिलों वाला प्रदेश बन चुका है, और इसके अब मैप भी आपको नेट पर, सोशल नेट पर और सभी जगह उपलब्ध हो गए हैं। और कुल मिला के बात करें दोस्तों तो राजस्थान में इस वर्ष चुनाव भी होने, और चुनावी कवायद जो है वो जोर शोर से जारी है। दोनों ही पार्टियां अपना भरसक प्रयास कर रही है कि बीजेपी का प्रयास है पुनः सत्ता हथियाई जाए, और कांग्रेस का प्रयास है कि पुनः सत्ता में बरकरार रहा जाए और रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए, जो 15-20 वर्षों 30 वर्षों से लगातार राजस्थान में ये रिकॉर्ड आ रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा रिपीट हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी, हम उसकी समीक्षा करें। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो अपना गरानाथ आश्रम जो गोगामेडी में स्थित है दोस्तों, वहाँ एक विशाल रक्तदान शिविर 12 अगस्त को लगने जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की अपील की गई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, हम बात करेंगे उस विषय की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की संस्था की रेटिंग पर और व्यवस्थाओं पर किसने सवाल उठाए। दोस्तों ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको गाम राम की संस्था माना जाता है, और विशेषकर बनिया वर्ग जिनका सर्वाधिक योगदान इस संस्था को रहता है दोस्तों दान के रूप में।
और बनिया वर्ग ही इसके अधिकांशतः मेंबर भी हैं दोस्तों। जो 40 के करीब मेंबर है उसमें लगभग 90% मेंबर जो है, मेंबरशिप जो है वो बनिया वर्ग की है। और बनिया वर्ग के द्वारा ही दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया था। हालांकि सभी जाति के लोग भी थे, माली समाज के, सैनी समाज के लोग भी उस समय इसमें शामिल थे। लेकिन हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बादरा के संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजन मानस, जो कि विधायक बलवान पूनिया के भी एकदम खास माने जा रहे हैं, उन्होंने सवालिया निशान लगाए इस संस्था पर दोस्तों। इसकी रेटिंग पर सवालिया निशान लगाए और बाजार के लैबों से या अन्य व्यवस्थाओं से, अस्पतालों से इनकी कंपैरिजन की है। और दोस्तों सोशल मीडिया पर और एक पत्र विधायक के नाम, एक पत्र संस्था के अध्यक्ष विकास सराफ के नाम भी संस्था पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रंजन मानस ने अपनी सोशल वॉल से भी दोस्तों इसको पोस्ट किया हुआ है। इसलिए ये कस्बे में चर्चा का विषय भी हम आपको बता देते हैं कि रंजन मानस ने जो इसमें रेटिंग दी हुई है कि प्राइवेट और संस्था में क्या अंतर है दोस्तों। इसकी रेटिंग दी हुई है, सीबीसी जांच जो है वो 150 प्राइवेट स्तर पर बताई जा रही है, 100 संस्था में 170 बताई गई है रंजन मानस द्वारा, जो कि गलत है। संस्था में भी 150 ही रेट इसके है, जबकि आरबीसी जो जांच है वो प्राइवेट 30 बताई जा रही है, संस्था में 50 बताई जा रही है, जो कि गलत है। संस्था में भी इसके रेट 30 ही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आरईटी जांच की, जो कि संस्था में 300 बताई जा रही है, प्राइवेट 250 बताई जा रही है, जो कि संस्था में 150 है। इसके अलावा कई और भी है। विटामिन डी की बात करें तो 800 प्राइवेट और 900 संस्था में बताई जा रही है, लेकिन संस्था में 900 नहीं 1100 है। और दोस्तों इसका संबंध जो है वो ये जांच दिल्ली की एक लैब से करवाई जाती है। और विटामिन बी की बात करें तो प्राइवेट में इसके रेट 600 बताए गए हैं रंजन मानस द्वारा, और संस्था में 1200 बताए गए हैं, जो कि गलत है। और संस्था में इसके रेट 500 है, लेकिन अगर बाहर से दिल्ली से ये जांच करवा कर लाई जाती है तो इसके रेट 1100 है। तो ये अंतर है। कुछ और भी ओपीडी का भी 100 रुपये का अंतर बताया कि 100 रुपये ओपीडी के लिए जा रहे हैं। पहले 20 थे, उसके बाद में 50 किए गए, अब 100 किए गए। तो ये बात सही है। संस्था है, संस्था में ओपीडी के जो रेट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो विधायक महोदय को भी इसका एक ज्ञापन दिया गया है दोस्तों, संज्ञान लेने के लिए बोला हुआ है। देखते हैं इसका संस्था में क्या असर पड़ता है। लेकिन संस्था के लिहाज से अगर बात करें तो रेटिंग में कोई बाज़ार की कंपैरिजन अगर हम करें तो बाज़ार से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बाज़ार से कम ही है। और आजकल संस्था की बात करें तो संस्था आजकल सरपट दौड़ रही है। शानदार व्यवस्थाएं हैं, रात्रिकालीन भी व्यवस्थाएं हैं। जो संस्था 2012 से लेकर 2015 तक बहुत गंभीर संकट में फंसी हुई थी, उसके बाद में ये संस्था धीरे धीरे प्रगति के पथ पर भी लौटी है। और चूरू जिले से लेकर हनुमानगढ़ जिले के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पेशेंट लेकर आते हैं दोस्तों। हिसार और सरसा की बनिस्बत यहाँ हजारों रुपए का अंतर है दोस्तों। इस संस्था में इन दो बड़े शहरों की बनिस्बत हजारों रुपए कम लगते हैं और सुविधाएं तमाम हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो संस्था में दोस्तों कहीं ना कहीं संस्था क्षेत्र के हित में है। लेकिन ये जो लेटरबाजी और इस प्रकार का जो ये लेटर वायरल करना जो प्रदर्शन था, इसके पीछे दोस्तों कहानी कुछ और चर्चाओं का विषय बन रही है। वो ये कि संस्था की मेंबरशिप नहीं दी जा रही है। बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्था की मेंबरशिप हमें इजी तौर से मिल जाए, लेकिन इस संस्था की मेंबरशिप जो है, जो संस्थापक सदस्य है और जो अब वर्तमान में सदस्य है, वो इसकी मेंबरशिप बढ़ा नहीं रहे हैं। तो कहानी इसके पीछे ये है और इसके लिए दोस्तों ये तरह तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों उस विषय पर जिस विषय को लेकर वादरा कस्बे में चर्चा जोरों पर है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों C65 अंडरब्रिज की, अंडरपास की, जो कि C65 रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ बन रहा है। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ अंडरपास का निर्माण पिछले 2-3 दिनों से तेज गति से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इसमें पेच क्या है।
हम जिक्र करते हैं दोस्तों 8/3/2013 में जाते हैं, जब राम सिंह कसवा सांसद थे और उनकी सांसदी का अंतिम बरस था। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद में राम सिंह कसवा के पुत्र राहुल कसवा सांसद बने थे। ये 2013 की बात है, जब इसको लेकर रेलवे विभाग यहाँ अंडरपास बना रहा था दोस्तों। तो राम सिंह कसवा ने रेल विभाग को पत्र लिखा और रेल विभाग के महाप्रबंधक को पत्र लिखा था, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में दोस्तों। उनका नाम है RC अग्रवाल। उनको एक पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था खासकर, और विषय ये था कि C65 पर जो रेल अंडरब्रिज बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। विषय देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन इसके भीतर जो रीज़न दिया गया उस रीज़न पर आप गौर कीजिएगा। इसमें हवाला दिया गया राम सिंह कसवा द्वारा कि इस सड़क की चौड़ाई कम है और ये व्यस्ततम मार्ग है और हनुमानगढ़ से जयपुर का ये प्रमुख मार्ग है और इसमें एक साथ 2 वाहन नहीं आ जा सकते हैं। ये छोटा है, सकरा है, बहुत सकरा मार्ग है और ग्रामीण क्षेत्र से भी इसमें बड़ी संख्या में वाहन आते हैं और आपका विभाग जो है यहाँ अंडरपास बना रहा है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी तंग रास्ता ये है और पूरा क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो जाएगा अगर यहाँ अंडरपास बना तो। ये राम सिंह कसवा ने लिखा और मोहल्ले की 10, 12, 15 मुख्य इंपॉर्टेंट गलियाँ बंद हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। इस लिहाज से इसको दूसरी जगह बनाना उचित है, ये लिखा था राम सिंह कसवा ने। और बाद में दोस्तों दयानंद खोखरवाला ने बताया कि 4 बार इसकी फिजिबिलिटी चेक हुई है और चारों बार इसको फिजिबल नहीं माना गया। अगर उस 4 बार का हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों ज़रूर इसकी फिजिबिलिटी चेक हुई है, हमें भी इसका याद है। और इस लेटर का अगर हवाला देखें तो इसकी फिजिबिलिटी चेक हुई थी, तब इसको फिजिबल नहीं माना था। वो एक लेटर भी उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि इसको फिजिबल नहीं माना था। वो लेटर था राहुल कसवा का, जब वो बाद में सांसद बन गए थे। लेकिन ये लेटर था 2013 में राम सिंह कसवा की लेटर पैड का। अब पेज क्या है, अब 2-3 दिन पहले इसका अंडरपास के रूप में निर्माण शुरू हुआ है। अगर ये फिजिबल नहीं था तो अंडरपास अब फिजिबल कैसे हो गया? वर्तमान विधायक बलवान पूनिया की कल एक पोस्ट आई थी और उन्होंने इस पोस्ट से फेसबुक वाल से लिखा था कि बरसाती पानी से मुक्त होगा ये अंडरपास, और अगर मुझे आप दोबारा चुनोगे 2023 में तो हम ओवरब्रिज भी बादरा में बनाएंगे और बादरा के चारों तरफ रिंग रोड भी बनाएंगे। लेकिन ये पेज क्या है दोस्तों, कैसे ये फिजिबल हुआ है और क्यों बवाल मचा है और आसपास के लोग क्यों नाराज़ हैं? जिनकी वहाँ दुकानें हैं, जिनका वहाँ घर है, उनके घर के आगे, दुकान के आगे रास्ता नहीं बचेगा, उनका व्यापार ठप हो जाएगा, उनके घरों के दरवाजे बंद हो जाएंगे दोस्तों। और संभवतः हो सकता है जैसी चर्चा हमारे पास आई है, सोमवार को इसको लेकर शायद कोई इसको लेकर स्टे भी आ सकती है दोस्तों। तो क्या इसका निर्माण कार्य रुक जाएगा? क्या इसका निर्माण कार्य रुकना चाहिए या ये अंडरपास बनना चाहिए? दोस्तों इसका फैसला तो आप करेंगे, हम कोई नहीं है इसका फैसला करने वाले। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां, जनता की जो डिमांड है, जनता की जो मंशा है और सत्ताधारियों की जो मंशा है और जो कार्य है, जो विकास कार्य है, हम दोनों ही आपके सामने रखते हैं। फैसला आपको करना है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। और कस्बे में एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि एक ओवर ब्रिज अति आवश्यक है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये जो हमारा नोर हिसार का जो रूट है दोस्तों, ये मेन रूट है, इसको आर्मी रूट भी बोलते हैं। अगर कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, जंग की स्थितियाँ होती है, तो हरियाणा, दिल्ली आदि से आने वाला असला ससला सैन्य साजो सामान इसी रोड से, इसी मार्ग से जाएगा। और इस मार्ग में बना एक अंडरपास, और अंडरपास के अंदर से रेलवे का कोई बड़ा वाहन नहीं गुजर सकता दोस्तों। तो वहाँ ओवरब्रिज ही पास हुआ था, लेकिन वहाँ किन्हीं कारणों के चलते अंडरब्रिज बना दिया गया।
इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है दोस्तों। ओवरब्रिज था तो अंडरब्रिज कैसे बना, और अब अगर दोबारा इसमें ओवरब्रिज बन रहा है तो वो पैसे जनता की जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेवार जवाबदार कौन है? क्यों करोड़ों रुपए की जनता के पैसे की इस प्रकार बर्बादी होती है, इसकी जांच होनी अति आवश्यक है। और मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों एक ओवरब्रिज का, वो इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा से आने वाले बाहरी वाहन या तूड़ी के बिड दोस्तों जो तारानगर सावा की तरफ जाते हैं बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बादरा मार्ग से होकर, और क्योंकि यहाँ से ये सुगमता से बहुत कम समय लगता है, यहाँ से अगर नोर से होकर जाए तो कैरिंग बहुत ज़्यादा लगती है, और अगर भाडी मोड़ से होकर जाएं तो बादरा से भाडी मोड़, और भाडी मोड़ से फिर कलाना डुंगराना होते हुए सावा, ये बहुत लंबा पड़ता है, यहाँ से कैरिंग ज़्यादा लगेगी। तूड़ी का चारे का भाव बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, किसान कहीं ना कहीं, किसानों की इसमें दुर्दशा होनी है। इस चीज़ों को इसमें ध्यान नहीं रखा गया। अब ये जो अंडरपास बनाना और इसको अवरुद्ध किया गया है दोस्तों, जितने भी तूड़ा के ट्रक है, एक भी ट्रक 3 दिनों से पास नहीं हो सका है बादरा के मार्ग से, क्योंकि कहीं कोई मार्ग ही नहीं है। सरसा से सीधा बादरा में एंट्री करते थे ये सारे के सारे तूड़ी के बिड, और थाना के आगे होते हुए सावा, बस स्टैंड होते हुए, रोड होते हुए, इसी फाटक से होकर सावा जाते थे। कहीं कोई अड़चन नहीं थी, कहीं कोई अंडरपास नहीं था, लेकिन अब यहाँ अंडरपास बन रहा है और ये मार्ग अवरुद्ध है, इसलिए वो कहाँ जाए, ये प्रमुख समस्या है। इस समस्या का समाधान कौन करेगा, इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर कभी विचार किया? इसके अलावा दोस्तों और भी हम बात करें तो C64 का निर्माण अभी अधूरा क्यों है? और अगर कस्बे इस मोहल्ले में जो कि वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर तक, वार्ड 15 तक, 6 से लेकर ये सारे के सारे लाइन के उस पार क्याम खानी मोहल्ला आदि में बसे हुए हैं, इनका शेष बादरा जहाँ तमाम सुविधाएं हैं वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है दोस्तों। ना वहाँ कोई बस स्टैंड है, ना वहाँ कोई बाज़ार है, ना वहाँ कोई अस्पताल है, ना वहाँ कोई बैंक है, ना कोई ज़रूरी अस्पताल या कोई साधन अन्य है, तहसील कचहरी आदि नगर पालिका सब शेष बादरा में है। तो उनको अगर इमरजेंसी स्थिति में बादरा आना पड़ा तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा घूमकर 3, 4, 5 किलोमीटर का घुमाव देकर आना बादरा में पड़ेगा उनको। तो ये इन समस्या के बारे में नहीं सोचा गया। अगर C64 पहले कंप्लीट निर्माण होकर इसका निर्माण होता तो ज़्यादा उचित रहता, क्योंकि विधायक बलवान पूनिया के अभी 3-4 महीने ही शेष है और ये लड़ाई दयानंद बनाम बलवान पूनिया की है, इसलिए ये बनाना इसी कार्यकाल में ज़रूरी था और इसकी जल्दबाजी इसलिए की गई है। क्या ये उचित है दोस्तों? इसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। जो ब्लॉक बनाए जा रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह बनाकर यहाँ लाकर रखे जा सकते थे, लेकिन रोड के ऊपर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, रोड अब ब्लॉक कर दिया गया है। तो कहाँ तक उचित है ये चीज़ दोस्तों, मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये सिंगल पासिंग है, ये सकड़ा रास्ता बनेगा, सकड़ा ये जो अंडरपास है वो बनेगा, और ये व्यस्ततम दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग था बादरा का, और बादरा के मध्य में स्थित है। तो इसमें अगर सिंगल पास है तो एक तरफ के वाहनों की जहाँ 0 पॉइंट है दोनों साइडों में, वहाँ भीड़ एनी टाइम रहेगी। और अगर अर्थी जनाजे की भी हम बात करें दोस्तों, अन्य जगह से भी जा सकती है, और यहाँ से अगर शॉर्ट के रूप में जाना चाहे तो दोस्तों उसके लिए पहले एक आदमी आगे खड़ा करके वाहनों को रोकना होगा, और उस साइड में भी यही कंडीशन होगी। तो क्या परेशानियाँ और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी? जबकि इस रेलवे फाटक से ऐसी परेशानियाँ नहीं हैं। हम भी पहले इसके पक्षधर थे कि यहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद में दोस्तों C64 बन जाने से इसकी आवश्यकता कम हो गई। इसकी पूर्ति उससे अधिकांशतया होती है, उसको डबल बनाया जा सकता था, वो भी सिंगल पासिंग बनाया है। तो वो सिंगल पासिंग क्यों बनाया था? उसको डबल पासिंग बनाकर इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और इसको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी तो इसको समावत भवन के पास भी ले जाया जा सकता था, लेकिन इसके पीछे की राजनीति हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। और
सावा पार्क से एक चीज़ मैं और दोस्तों कहना चाहूँगा। नगर पालिका की एक निविदा निकली थी, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। इसी सावा फाटक से और सार्वजनिक पार्क जो है एक प्रकार से कल्याण भूमि के आगे, वहाँ तक ये जो जितना लंबा ये आप सड़क इसको देख रहे हैं, देखा है तो महसूस कर रहे हैं, वो 50 लाख का की निविदा हुई है, उसका टेंडर होना है दोस्तों नगर पालिका से। अब वहाँ अंडरपास बन रहा है, तो क्या ये 50 लाख रुपए कागज़ों में नगर पालिका में खुर्द बुर्द नहीं हो जाएंगे दोस्तों? इसको लेकर भी हमारी नज़रें बनी हुई है, हम ज़रूर इसको लेकर भी आपको आगे कवरेज दिखाएंगे। और कई ऐसी सड़कें भी है जो सड़क दोस्तों, मैं आपको एक बार पुरानी गौशाला के पीछे की जो सड़क है वो सड़क बनी हुई है, इसका 5 लाख का टेंडर हुआ है दोस्तों, और वो टेंडर भी हो चुका है उसका, और वो कहीं दूसरी जगह लगाया जा रहा है, वहाँ कुछ नहीं बनने वाला है दोस्तों। इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी हुई है। हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख देंगे दोस्तों। एक एक चीज़ हमारी नज़र में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मिलेंगे। 5 अगस्त को आज क्या विशेष दिवस है जल्दी से बता दे तो आज 1930 में जन्म हुआ था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग का, जो कि चांद की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति थे। और आज 1969 को जन्म हुआ था दोस्तों एक ऐसे क्रिकेटर का जो कि भारत के तेज गेंदबाज भी रहे, वेंकटेश प्रसाद, शानदार क्रिकेटर रहे, उनका भी आज जन्मदिन था। और आज जन्मदिन 1974 को एक बेहतरीन फिल्मी अभिनेत्री काजोल का भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन निधन हुआ था 2000 में लाला अमरनाथ, जो कि मैसूर ख्याति प्राप्त क्रिकेटर रहे हैं। और मंडियों के भाव की बात करें तो नौर में आज ग्वार के भाव 5500, चना के भाव 5300, अरंडी के भाव 6500 रुपये, और सरसों के भाव 5500, गेहूं के भाव 2359 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के भाव 1621, मेथी बिकी है 6922 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम का मिजाज दोस्तों आज देर रात्रि 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, 100% बादल, 1.6 mm बरसात भी रात्रि को होने की संभावनाएं है मौसम विभाग की। कल 6 अगस्त को 31 से 36 डिग्री दिन में और 37 से 39 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को हल्की सी गर्मी बढ़ेगी, उमस भी बढ़ेगी। तो 36 से 38 देर शाम को 25 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और दोस्तों 50 से 80-90% बादल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। घटा टोप रात्रि को होगी, लेकिन बरसात की चेतावनी नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।